डिटेल में चर्चा करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। लेक्चर नंबर है 5 और आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस बैच में और इस पूरे चैप्टर में। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग केंद्रीय आर्थिक समस्याएं यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर बात कर रहे थे, जिसमें कि 3 यहां पर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया था। कौन कौन से? सबसे पहले कि क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन करें, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन की जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन की जाए। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ये था। ये सिर्फ मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, वैसे डिटेल तो मैंने कल पढ़ाया ही, मतलब पिछले क्लास में। तो ये सबसे पहला सवाल आता है, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन की जाए, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, क्या और कितनी मात्रा में किया जाए उत्पादन, ताकि सबकी अपनी अपनी जरूरतें फुलफिल हो जाएं, सबके मजे ही मजे हो जाएं। फिर है उत्पादन कैसे करें। इसका मतलब क्या है, हम उत्पादन तो करेंगे लेकिन उत्पादन कैसे करें, कौन सी तकनीक लगाएं, तो उत्पादन कैसे किया जाए, ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। कैसे किया जाए, उत्पादन तो करने के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक हैं, लेकिन उत्पादन कैसे किया जाए, श्रम प्रधान तकनीक लगा दें या पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान में श्रम ज्यादा लगा हुआ होता है, लेकिन वहां कैपिटल भी है, लेकिन कैपिटल यानी कि पूंजी वहां पर कम है, श्रम ज्यादा है, तो श्रम प्रधान लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और जिस उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों का ज्यादा प्रयोग कर लिया जाता है, लेबर कम लगे रहते हैं, उसको कहते हैं पूंजी प्रधान तकनीक, क्योंकि मशीनों का ज्यादा प्रयोग हुआ, पूंजी का ज्यादा इस्तेमाल हुआ। और फिर लास्ट में आ जाता है उत्पादन किसके लिए किया जाए। क्या होता है, उत्पादन किसके लिए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए। ठीक है जी, क्या ये बातें सबको क्लियर हैं पहले से ही? बताओ। अब यहां पर हमने आपको एक एक जानकारी दे दिया है दोबारा से करके, ताकि आप थोड़ा पिछले क्लास को रिलेट कर सको। ठीक है जी, जल्दी से चैट्स में बताओ आप सभी को। मानव वक्र जिसको प्रोडक्शन, चलो आगे बढ़ा जाए। देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र जिसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। इसके बहुत सारे और भी अलग अलग नाम हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। और यहां से अब आपको हम बता दें कि इसका शॉर्ट नाम होता है पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहले पी का मतलब है प्रोडक्शन, दूसरे पी का मतलब है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, और तीसरे यहां पर जो सी का मतलब है वो है कर्व यानी कि एक वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र, देखिए संभावना की बात कर रहा है, यहां एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं बात कर रहे हैं, यहां पर संभावना की बात करेंगे। जैसे कि आपकी क्या संभावनाएं हैं, मतलब आप कितना काम कर सकते हो मैक्सिमम। सर हमारी भी तो अपनी एक ताकत है, वो कहते हैं ना, ये मजदूर का आता है कातिया, लोहा पिघलाकर आकार बदल देगा। तो ठीक ऐसे ही यहां पर आप लोगों की भी अलग अलग क्षमता है, हर बच्चे का अलग अलग ताकत है, और वो उसके हिसाब से फिर डिसाइड करता है कि सर हम ये काम इतने घंटे लगातार कर सकते हैं, इस काम को इतने अच्छे से कर सकते हैं। तो उस काम में वो आपकी इफिशिएंसी दिखती है, जिसको कार्यकुशलता कहते हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति को अपनी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता के अनुसार ही काम करना चाहिए, इससे वो अपने आप को बेहतर तरीके से यूज कर रहा होता है काम में। जैसे कि मैं अभी क्लास लेने के लिए आया हूं, तो मेरे फोन साइलेंट में है और मेरा पूरा फोकस आपको कंसेप्ट क्लैरिटी देने पर रहेगा, तो हम दूसरे किसी काम को यहां पर नहीं देख रहे, सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर हमारी फोकस रहती है। तो इसलिए हम यहां पर पूरी एफिशिएंसी अपनी लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं समझाने में। तो ये रहे कुछ आपके बेसिक से सवाल जो कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, वहां से हम रिलेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, पिछले क्लास में आपने पढ़ा केंद्रीय आर्थिक समस्या। अब छोटे छोटे यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं, उसके लिए काम में आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज में काम आएगा। और जैसे कि आपको पता है बिहार बोर्ड के अंदर में एमसीक्यूज हमारा 50% है,
तो लीजिए जरा यहां से समझते हैं कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया तो उस प्रॉब्लम को खत्म कैसे करोगे, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, इसका फैसला किसके बेसिस पर होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, यानी कि क्रय शक्ति के आधार पर, बाजार शक्ति यहां पर काम करेगा पूरी तरीके से। और मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति, एक बार चैट में सभी कोई लिखिए, मांग एवं पूर्ति जो होता है वो बाजार की दो शक्तियां अलग अलग हो गई। यहां पर क्या है, दो शक्तियां हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई। ये जो मार्केट फोर्सेस कह रहे हैं ये एक्चुअल में क्या है, मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। क्या ये बात सभी को क्लियर है? एक बार आप लोग बता दो, चैट्स में लिखना, डाउट्स में तब तक चेक कर रहा हूं ना, कर लिया। प्रॉब्लम मतलब ये बताए कि ये देखो कहां लिखा है हिंदी में, हिंदी में कहीं लिखा है? हम तो आपको पहले ही क्लास में बताए सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब ये बताए कि माइक्रो इकोनॉमिक शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है ये पूरा पूरा। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और समष्टि में भी जो इंट्रो वाला पार्ट है ना वो भी यही शामिल है, तो चिंता ना करो, ठीक है। आप अपने सिलेबस के अनुसार चीजें देखना, आपके सिलेबस से सारी चीजें हम लेकर के पढ़ाते हैं। अब देखिए पहली बात तो आपको समझ आ गया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, वो चलता है अपने प्रॉफिट को देख करके कि यहां फायदा हुआ चलो यही काम करेंगे, इसमें फायदा है तो चलो इसी का प्रोडक्शन करेंगे, ऐसे होता है। मतलब उनके जो डिसीजन हैं वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर में कि मार्केट चाहता क्या है, जो मार्केट चाहेगा वही हम देंगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। यही सोच करके कैपिटलिस्ट लोग काम करते हैं। और मार्केट का मतलब यहां पर है डिमांड एंड सप्लाई से, इसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब समझ में आ गया, डिमांड एंड सप्लाई को क्या बोलते हैं, मार्केट फोर्सेस। अब चूंकि डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन होता है इसलिए बोलते हैं इसको मूल्य तंत्र, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म। जहां पर कीमत मिलेगा उसी में काम करेंगे, जहां बढ़िया कीमत मिलेगा उसी के लिए काम करेंगे, समझ आया। यह है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डिसीजन यहां पर। अब देखो क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है, यह डिपेंड करेगा पूरी तरीके से मांग और पूर्ति पर। मतलब डिसीजंस अबाउट व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय डिमांड एंड सप्लाई। ये सारा डिसीजन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चलेगा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। डिसीजन किसका प्रोडक्शन करना है, भैया जिसका डिमांड ज्यादा होगा उसी का प्रोडक्शन कर दो, समझ पाए। जिसकी शॉर्टेज हो गई और फिर भी उसका डिमांड हो रहा है, चलो उसी का प्रोडक्शन कर दो, तभी तो मार्केट में ज्यादा बेच करके ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे, ज्यादा कमाई कर पाएंगे। क्योंकि इनका मेन मकसद रहता है लाभ कमाना, और लाभ कमाना अगर इनका मेन मकसद है, प्रॉफिट कमाना ही इनका मेन मोटिव है, तो जिसमें प्रॉफिट मिलेगा उसी में काम करेंगे। यह है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का विचारधारा, यह है इनका अप्रोच। क्लियर हो गया ना। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आ गया तो सॉल्व कैसे हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए। सबको स्पष्ट हो गया। यह सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, मैं खुद आप लोगों को एमसीक्यूज करवाऊंगा जब सेशन 2 लेक्चर के बाद तीसरा लेक्चर जो आएगा उसमें, ठीक है। अब देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर देश में है कोई ऐसा जहां पर पूरे समाज के भलाई के बारे में बात करते हैं, सोशल वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, तो ऐसी इकोनॉमी अगर है तो वहां सरकार ही डिसीजन लेगी, गवर्नमेंट ही वहां डिसाइड करेगी, जिनको हम लोग सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कहते हैं, केंद्रीय नियोजन है ना प्राधिकरण कहते हैं। तो सरकार के लोग काम करेंगे। जैसे देश में योजना आयोग है ना, योजना आयोग पहले था अब नहीं है, पहले था योजना आयोग देश में। 1950 में उसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च को। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 12th में नहीं पढ़ना है। और 1 जनवरी 2015 से आ गया नीति आयोग। तो देश में नीति आयोग के अंदर कई सारे लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो वो लोग देश के लिए सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, सारे वहां पर लोग जो बैठे हुए हैं वो लोग फैसला करते हैं, समझ आया। सो यहां पर हम लोग कहेंगे कि अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है तो पूरे समाज को देखते हुए डिसीजन लिया जाता है
सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय गवर्नमेंट। अगर केंद्रीय समस्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में है कि क्या उत्पादन करें, कैसे करें, किसके लिए करें, तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे सरकार के द्वारा। सरकार के लोग मिलकर के काम करेंगे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं सभी निर्णय राज्य द्वारा, राज्य मतलब है सरकार के द्वारा, सामाजिक कल्याण को देखते हुए लिया जाता है कि सोशल वेलफेयर इस काम से हो रहा है या नहीं। जिस काम से सोशल वेलफेयर होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी उसी काम पर फोकस करेगा। ठीक है। सो ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट से मतलब है यहां पर स्टेट का मतलब। कीपिंग इन माइंड सोशल वेलफेयर, किसको ध्यान में रखती है सरकार? सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख करके काम करती है, समाज के कल्याण को ध्यान में रख करके काम करती है, ताकि सबका भलाई भी हो जाए और देश में प्रोडक्शन भी आसानी से कर लिया जाए, रिसोर्सेज क्षतिग्रस्त ना हो, रिसोर्सेज हमारे बेकार ना जाएं। ठीक है। अगला देखो, संसाधनों का वितरण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू प्लान ऑथोरिटी, कि हमारी जो ऑथोरिटी है मतलब देश में नीति आयोग, और नीति आयोग के हिसाब से ही पूरे फैसले ले लिए जाते हैं। ऐसा ही सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होता है कि सरकार डिसीजन लेगी। ठीक है। हम तो भारत के लिए एग्जांपल दे रहे हैं आपको। अब समझिए जरा मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार यहां पर तो काम करेगी ही, सरकारी तंत्र अपनाएगी, अपना सरकारी नियोजन अपनाएगी, जो कि अभी समझ ही रहे भारत में नीति आयोग काम कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मार्केट काम करता है मूल्य तंत्र के आधार पर, बिल्कुल वैसा ही जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलता है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का कंसेप्ट आ जाएगा साथ साथ में। इसलिए सेंट्रल प्रॉब्लम अगर इस देश में कुछ है, जैसे भारत में अगर कोई केंद्रीय समस्या है, तो उसका समाधान प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है और पब्लिक सेक्टर भी कर रहा है। निजी क्षेत्र भी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर के देश के लिए काम कर रहे हैं। समझ आया? हाँ, मोटिव अलग अलग है दोनों का, बताएंगे आगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना लेता है, और बिल्कुल वैसा ही मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन अपनाएगा? प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइस मैकेनिज्म जो है वो कौन अपनाएगा? तो प्राइवेट सेक्टर अपनाएगा, निजी क्षेत्र अपना लेगा प्राइस मैकेनिज्म का कंसेप्ट। कहां पर? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो पहला मैकेनिज्म है प्राइस मैकेनिज्म, किसने अडॉप्ट किया? प्राइवेट सेक्टर ने। और जो गवर्नमेंट प्लानिंग ऑथोरिटी है वो पूरा प्लान करेगी सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी कि सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए, ताकि गरीब लोग कम से कम हो, और है ना यहां पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी या फिर रोजगार भी मिल जाए। तो ऐसी चीजों के लिए सरकार को प्लान करना होगा। ठीक है। और जब भी गवर्नमेंट की बातें करेंगे, गवर्नमेंट प्लानिंग की बातें करेंगे, तो ध्यान रखना यहां पर आ जाएगा पब्लिक सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं निजी क्षेत्र और इसको बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए, तो ये बातें सभी को क्लियर हो गई हैं। आगे देखो, कह रहे कि इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का कार्य करते हैं, मतलब दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यहां पर रहेगा। सरकार जो है वो असमानता को कम करने और सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए ही इंटरफेयर करती है। समझ आया? मतलब पहले से यहां पर अगर बात करें हम सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है, तो गवर्नमेंट हर संभव कोशिश करती है कि यहां पर रिड्यूस कर दिया जाए इनइक्वालिटी को। अमीरों और गरीबों के बीच में जो बहुत बड़ा अंतर है इनकम और प्रॉपर्टी को लेकर के, तो गवर्नमेंट जो अमीर लोग हैं ना उनसे हाई टैक्सेस चार्ज करती है, ताकि जो पुअर फैमिली है उनके बीच में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तभी तो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा। सो इसी तरीके से गवर्नमेंट यहां पर काम करती है। अब दोबारा से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली चीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिसीजन कैसे होगा? मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, यही देखा जाएगा डिमांड किस चीज की है मार्केट में, हम उसी का सप्लाई करेंगे। ये होते हैं कैपिटलिस्ट लोग, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। दूसरा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरे समाज के फायदे के लिए जो है गवर्नमेंट डिसीजन करेगी और कोई नहीं। यहां प्राइवेट सेक्टर का भूमिका कम रहता है। यहां सोशल इकोनॉमी है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर की भूमिका यानी कि सोशल वेलफेयर को ज्यादा देखा जाता है, प्राइवेट
अपना इंडिविजुअल फायदा कम देखा जाता है। क्लियर। फिर आ गया मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है अपना प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से, वही डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट लगता है इनका। लेकिन गवर्नमेंट जो प्लान करती है वो लोगों को देख करके प्लान करती है कि देश में कैसा इंसान लोग ज्यादा रह रहे हैं। अगर गरीब लोग ज्यादा रह रहे हैं तो उनके लिए जो है योजनाएं बनाना, अगर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं तो उनके अनुसार योजनाएं बनाना, अगर अमीर वर्ग है तो उसके अनुसार योजनाएं बनाना। ये सारा डिसीजन गवर्नमेंट यहां पर कर रही होगी। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों कंसेप्ट आ जाते हैं एक साथ। अब तुम्हारे जो मन में सवाल आता है कि सर अगर पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, मान लो पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन, आप लोगों ने कल पूछा था कि सर सवाल एक बार कैसे पूछता है ये बता देना। तो देखो पिछले क्लास में, एक सेकंड, देखो जरा, देखो भाई देखो मैंने क्या बात किया यहां पर, ध्यान से देखोगे एक बार। कह रहा है क्या उत्पादन करें से आपका क्या तात्पर्य है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, इसका मीनिंग क्या है। चैट एक बार, क्या उत्पादन करें। तो सवाल ऐसे बनेगा आपका, और इस सवाल का समाधान जो है वो आप कैसे लिखेंगे, तो वही पूरा तरीका मैंने पिछले क्लास में शेयर किया था। अगर कोई क्वेश्चन ये हल करना चाहता बच्चा तो इस क्वेश्चन का जवाब लेकर के आना, लिख करके आना, मतलब लिखने की कोशिश करना। नहीं लिख पाओगे तो मैं आपको बताऊंगा फिर, ठीक है। फिर बाद में ऐसा भी मत करना कि किसके लिए वितरण करने, ये सबका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर, मतलब ये सब चीज एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, सिर्फ लिखना है क्या उत्पादन करें। जहां पर हमने पूरा थ्योरी करवाया है उतना ही का पार्ट लिखना है, हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। समझ आ गया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन का टाइप भी हमने आपको समझा दिया। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं मेनली, तो अब आते हैं आज की क्लास में मेनली। देखो कैसे उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग पीपीसी के नाम से जानते हैं, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, पहले उन नाम पर डिस्कस कर लें। इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आप इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो कहते ही हैं, आप इसे चाहें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हटा करके फ्रंटियर बोल सकते हैं। ठीक है जी, फ्रंटियर बोल सकते हैं। फ्रंटियर का मतलब होता है सीमा, यानी कि जहां कर्व लगा हुआ था उसको हटा करके हमने क्या जोड़ दिया, फ्रंटियर। तो इसको शॉर्ट में कैसे बोला जाएगा, शॉर्ट में बोला जाएगा पीपीएफ। क्लियर है सबको, सभी बच्चों को क्लियर है बातें कि फ्रंटियर का मतलब होता है लिमिट, यानी कि एक सीमा, एक दायरा। ठीक है, जल्दी से आप लोग बता दो एक बार, क्वेश्चन आंसर करवाऊंगे में लंबे टाइम तक, पहले सारे अलग अलग चल रहा है अभी। हाँ, ये उत्पाद, चलिए अभी कुछ दिनों के लिए कम्युनिटी सेक्शन बंद किया गया है तो उसके डिस्कशन नहीं करने हैं, ठीक है, उस पर काम चल रहा है अभी। अब देखिए उत्पादन संभावना सीमा भी कह सकते हैं इसको, उत्पादन संभावना वक्र का ये वैकल्पिक नाम है। फिर उत्पादन संयोजन वक्र भी कह सकते हो, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा यहां पर उत्पादन करने के लिए। और फिर हस्तांतरण वक्र यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसको आप कह सकते हैं। अब इतने सारे अलग अलग नाम क्यों हैं, अलग अलग नाम क्यों हैं, आइए डिटेल में जानते हैं। देखो होता क्या है ना, रियल लाइफ में मैं आपको लेकर के चलूंगा पहले, तो सबसे पहले मैं मान्यता दिखा रहा हूं, लेकिन जब आपको नोट करना होगा तब मैं तरीका बताऊंगा, अभी क्लास खत्म करने के तुरंत पहले ही, कि उत्पादन संभावना वक्र जो है कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इसको मान्यता को आप क्या बोलते हैं, एजम्पशंस बोलते हैं। तो मैं यहां पर नोट कर देता हूं, एजम्पशंस हैं, ये पूरे के पूरे मान्यताएं हैं, एजम्पशंस ऑफ पीपीसी। तो पीपीसी किन किन बातों को मान करके चलता है, तो सबसे पहली बात ये मान लिया जाता है इसमें कि पूरे देश में जो रिसोर्सेस हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं। मैंने क्या बोला, पूरे देश में रिसोर्सेस क्या हैं, फिक्स्ड हैं। टर्म लिखो जल्दी से चैट में, रिसोर्सेस क्या हैं, फिक्स्ड। लिखो चैट में फिक्स्ड रिसोर्सेस, सभी बच्चे चैट करो, ऐसे ही याद हो जाता है बैच के अंदर ही सारी चीजें पढ़ते पढ़ते। टर्म लिखो ना, टर्म, रिसोर्सेस क्या है, फिक्स्ड हैं। ये लिखो जरा एक बार, लिखने से, देखने से, सुनने से याद होता चला जाता है, मेमोरी में लंबे टाइम तक फिट हो जाती है। ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिए। तो अर्थव्यवस्था में क्या मान लिया गया कि संसाधनों की मात्रा निश्चित है, मतलब द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड। अब रिसोर्सेस में कोई बदलाव नहीं होगा,
ना ही रिसोर्सेस बढ़ जाएंगे ना ही घट जाएंगे, बल्कि कांस्टेंट रहेंगे। समझ आया? रिसोर्सेस पूरे देश में जो भी होगा वो कांस्टेंट मान लिया गया है। जैसे हमारे देश के अंदर में चाहे तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी है, सीए है, इन सबको फिक्स मान लिया गया। ये नहीं माना जाता कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, मान लिया गया फिक्स है। हालांकि टाइम टू टाइम तो चेंज होते हैं, कुछ लोग चले भी जाते हैं, कुछ लोग वापस जन्म भी लेते हैं, लेकिन ये मान लिया जा रहा है कि एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड रिसोर्सेस मान लिया गया है। और जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, चाहे तो कोयला हो, पेट्रोलियम है, कुछ भी ऐसा है, उसको भी फिक्स मान लिया गया। मेन पावर को भी फिक्स मान लिया गया, नेचुरल रिसोर्सेज को भी फिक्स मान लिया गया। इवन दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फिक्स मान लिए जाते हैं, लेकिन ये पूरी एक अर्थव्यवस्था के लिए है, एक देश के लिए है। तो ऐसा समझ लो कि भारत में जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक फिक्स दायरा मान लिया गया है, सीमित मान लिया गया है, वो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने अलग अलग लैंग्वेज यूज कर दिए। अब देखो, संसाधनों की जो दी गई मात्रा है उसी से केवल हमको दो वस्तुओं का उत्पादन करना है। मेन पॉइंट अब यहां पर क्या है, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। कितने वस्तु का उत्पादन किया जा सकते हैं? दो वस्तुओं का, केवल और केवल टू गुड्स का ही प्रोडक्शन हो सकता है, ये यहां पर मान लिया जा रहा है। तो एक बार फिर से चैट में लिख दीजिए टू गुड्स। एक बार फिर से सभी बच्चे लिख दीजिए चैट में ही टू गुड्स। ठीक है, दो वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। और अब चूंकि अब दो वस्तुओं का ही उत्पादन किया जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या बना कि दो से ज्यादा क्या पॉसिबल नहीं होते देश में प्रोडक्शन करना? अरे देश में तो करोड़ों तरह की वस्तुएं बनती है, लेकिन ये इसलिए मान रहा है क्योंकि हमें अभी एक डायग्राम पढ़ना है। और डायग्राम की बातें मैं जब भी बोलता हूं तो इसका मतलब क्वाड्रेंट पहले समझ लीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है और ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है। ऊपर देखते हैं आपका वाई एक्सिस है पॉजिटिव साइड, और फिर वाई डैश आप इसको बोल देते हैं नेगेटिव साइड। तो जिसमें जिसमें डैश लगा है मतलब ये वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड हो जाएगा, यहां पर एक्स एक्सिस का ये नेगेटिव है, वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव एक्सिस रहेगा, है ना, यहां पर ये पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव एक्सिस केवल हमारे पास ये वाला रहा, मतलब ये वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस केवल यही पॉजिटिव है, बाकी तो नेगेटिव एक्सिस है। तो इस पर कोई काम होता ही नहीं जनरली। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे काम हैं लेकिन जनरली नहीं होता। जनरली सारे काम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर होगा, डायग्राम इसी पर बनेगा। और पीपीसी हमारा सामान्यता जनरली बात करें तो ऐसे बनता है कनकेव। हालांकि ये कन्वेक्स भी बन सकता है, हालांकि ये सीधी रेखा भी बन सकता है। अब कब बनेगा, क्यों बनेगा, सब समझाएंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में सब नहीं, आज की क्लास में सिर्फ जानेंगे बनता कैसे है, अगले क्लास में सीखेंगे अलग अलग कंडीशंस। तो आइए जरा इस पर और डिटेल चर्चा करें। अब यहां पर संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से हटा करके हम दूसरी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब प्रोड्यूस्ड जो भी हमें करने हैं गुड्स का, जो भी करने हैं, दो वस्तु जो भी उत्पादन करने हैं, उसके लिए जितना भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है वो हम एक गुड्स के प्रोडक्शन से हटा करके दूसरे में लगा सकते हैं। जैसे मैं यहां पर अभी क्लास 12th का नहीं लेता आप लोगों का क्लास बिहार बोर्ड में, तो मैं कहां ले रहा होता ये बताइए? मैं कहां ले रहा होता? क्लास 11th में ले रहा होता। इतनी सी बात तो समझ पा रहे हो ना? नहीं कि अगर मैं यहां पर नहीं ये काम कर रहा होता, आपके लिए नहीं पढ़ा रहा होता, तो मैं दूसरे बैच में पढ़ा रहा होता इसी टाइम में। समझे कि नहीं? जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो फिल्म देखने नहीं गए खेलने नहीं गए, तो वो सब सारी चीजें छोड़ करके आप पढ़ रहे हो। समझ पाए? तो यहां पर भी वैसा ही है कि संसाधन जो भी हैं उसको एक वस्तु के उत्पादन से अगर हटा दिया जाए तो वही संसाधन हम दूसरी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पीने योग्य पानी है ना, पीने योग्य पानी है, या तो मैं इसको प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल कर लूं, या फिर यही पानी मैं दूसरे किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना। मतलब इस रिसोर्स का या तो एक जगह पीने के लिए इस्तेमाल कर लो, या फिर बच गया है तो दूसरी जगह इस्तेमाल कर लो। पीने के लिए इस्तेमाल में नहीं आया तो चलो दूसरे काम कर लेते हैं, दूसरा काम नहीं किया चलो पी लेते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही बात किया जा रहा है कि जो भी रिसोर्सेस हैं वो कह रहा है कि कैन बी डाइवर्ट किए जा सकते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स एंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर।
एक वस्तु के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है तो ठीक बात है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वहां से हटाओ और दूसरे में इस्तेमाल कर लो। ये यहां पर मान लिया जा रहा है। और देखिए 3 मान्यताएं और है। यह भी माना जा रहा है कि ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, कि देश में जितने भी रिसोर्स उपलब्ध हैं उसको आप फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूज करिए। अब इसका क्या मीनिंग है? कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में संसाधन जो भी उपलब्ध हैं सभी संसाधनों का पूरी तरीके से इस्तेमाल करिए, कुशलतम तरीके से प्रयोग करिए, कोई भी तरीके से संसाधन बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। जैसे हर इंसान के पास 24 घंटे ही समय होते हैं और ये 24 घंटे समय को हर इंसान यूज करता है, अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी। कितनी अच्छी बात है कि दुनिया में सभी इंसान के पास ये 24 घंटा है और ये समय आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक कि आपकी मंजूरी ना हो, है ना। लेकिन यही 24 घंटे का इस्तेमाल करके कोई राजा बन जाता है और कोई भिखारी भी बन जाता है। ध्यान से सुनना, यही वो 24 घंटा सबके पास है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इस 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करते हैं यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबके पास 24 घंटे ही, किसी के पास कम नहीं है, किसी के पास ज्यादा नहीं है, लेकिन यही 24 घंटे का समय जो व्यक्ति सही सही एक एक सेकंड का महत्व समझते हुए काम कर लेता है वो आदमी आगे चल करके सक्सेस हो जाता है, सफल इंसान हो जाता है। सफलता का कोई वैसे तो परिभाषा है नहीं, लेकिन यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि यही 24 आवर सभी के पास है, बस यूज सब कोई अलग अलग तरीके से करते हैं। कभी किसी से लड़ाई झगड़े हो जाए ऐसे बातों बातों में, तुम कहते हैं अरे दिमाग नहीं है का, तो दिमाग सबके पास होता है, कोई इस्तेमाल कम करता है और कोई ज्यादा करता है, फर्क सिर्फ इतना ही है, होता सबके पास है ना। तो जैसे ही यहां पर कह रहा है कि जो भी रिसोर्स हैं, जो भी संसाधन हैं पूरे देश के अंदर, उन सभी रिसोर्सेस का फुल्ली और इफिशिएंटली यूटिलाइज करिए, बेकार मत जाने दीजिए, क्योंकि एक बार रिसोर्सेस क्षतिग्रस्त हो गया, नुकसान हो गया तो दोबारा से प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। क्या ये बात सबको क्लियर है? कैसा लगा यहां तक का एजम्पशंस, बात समझ में आ गया है? इसमें से कोई डाउट है सर इफिशिएंट का मतलब क्या होता है तो पूछ सकते हो, फुल्ली मतलब क्या है ये पूछ सकते हो। टेक्नोलॉजी को ये नजर रहा है कि मीनिंग क्या है, ध्यान कि हम क्या चीज का प्रयास है। देखो अब हमारे पास जो है 5वें एजम्पशंस क्या हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो अवेलेबल रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट। ध्यान से सुनिए, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली इफिशिएंट, इसका मीनिंग क्या है ध्यान से सुनना। जैसे हर आदमी हर काम में समान रूप से एक्सपर्ट होता है क्या? आप ही लोग बताओ, हर आदमी हर काम में एक्सपर्ट होता है क्या? मुझे पढ़ाना तो आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है मैं पढ़ा लेता हूं, मैं अच्छे से पढ़ता भी हूं, लेकिन मुझे दूसरे काम में मन ही नहीं लगता। समझ रहे हो? तो ऐसे ही हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं और कुछ ना कुछ खूबियां हैं। आपके अंदर भी ऐसा ही होगा, सर ये सब्जेक्ट हमको ज्यादा मजा आता है, वो सब्जेक्ट हमको ज्यादा मजा नहीं आता। तो हर इंसान का अपनी अपनी एक अलग अलग इफिशिएंसी है। तो वैसे ही कह रहा है कि जो भी संसाधन उपलब्ध है वो सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं है। क्या नहीं है? उत्पादन में वो समान रूप से कुशल नहीं है। इसका मतलब यह है कि जितना एक्सपर्ट हम इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से पढ़ा सकते हैं उतनी एक्सपर्टीज तरीके से हम दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते। हाँ नॉलेज तो है नॉलेज तो है बाकी सब्जेक्ट के भी, लेकिन उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। समझ आया? जिसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूं, मैं बीएसटी पढ़ा सकता हूं, मैं जो वो फलाने पेपर्स पढ़ा सकता हूं, जो भी हो, तो क्या हर में आप एक्सपर्टीज हो? नहीं, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज जो है वो किसी एक सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे ही आप यहां पर समझ रहे हैं कि उपलब्ध संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं है, मतलब द अवेलेबल रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। समझ आया ये वाली बात कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं वो हर वस्तु के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं है। जैसे कि कहीं कहीं आपने गांव में ही सुना होगा, घर पर ही सुना होगा आपने कि उस वाले खेत में ये वाला धान लगाते हैं ना तो अच्छा नहीं होता, लेकिन दूसरा वाला धान लगा देते हैं तो बढ़िया उपज हो जाता है।
सुने हो ऐसा कि नहीं सुने हो? रियली बताना, सच में बताना आप लोग कि ऐसा सुने हो या नहीं। घर गांव में खेती बाड़ी जब होती है तो लोग ऐसा जिक्र करते हैं कि उस वाले खेत में पता है ये वाला धान लगाए थे तो नहीं लगा, बढ़िया हुआ ही नहीं, लेकिन दूसरा वाला लगा दिए तो खूब हुआ। समझते हैं? ऐसे ही जैसे मिट्टी और मिट्टी, हर तरह की मिट्टी अलग अलग है, लेकिन क्या वो मिट्टी में अगर एक फसल लगा दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा, दूसरी फसल लगा दिया तो अच्छा नहीं होता है? बात क्या है भाई? ऐसे ही कह रहा है कि सभी जो रिसोर्सेस हमारे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो इक्वली इफिशिएंट नहीं है हर काम में। जैसे आप हर काम में माहिर नहीं हैं, मैं हर काम में एक्सपर्ट नहीं हूं, समझ आया? ऐसे ही रिसोर्सेस भी होते हैं जो हर काम में एक्सपर्ट नहीं होते, समान रूप से एक्सपर्ट नहीं होते। ठीक है, अगला देखो, तकनीकी प्रगति में अगर बात किया जाए तो यहां पर कोई टेक्निकल प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है। ये मान लिया गया है कि देश में कोई टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं, वही टेक्नोलॉजी सदियों सदियों से चला आ रहा है, ऐसा मान लिया जाता है कि यहां पर टेक्नोलॉजी क्या है, फिक्स्ड है। सो देयर इज नो चेंज इन दी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, या फिर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कि उत्पादन की प्रक्रिया कैसी होगी, एक बार जो डिसाइड हुआ है उसी के माध्यम से लगातार प्रोडक्शन पर प्रोडक्शन हुए जा रहे हैं। बीच में टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही टेक्निक बदल जाता है तो हमारे प्रोडक्शन यूनिट बदल जाती है, मतलब प्रोडक्शन कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे पहले के जमाने में जब मशीनें कम थी तो लोग हाथों के माध्यम से अपने शारीरिक शक्ति प्रयोग करके ज्यादातर काम किया करते थे, लेकिन जब से मशीन आया है, जब से औजारें हुई है, तब से औजारों और मशीनों की मदद से इंसान जल्दी 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 काम कर पाता है। देखो ना, पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया करते थे, है ना? जब तक आप लोग नहीं लिखो तब तक हटाते भी नहीं थे। और आज देखो जमाना क्या आ गया कि पहले से ही सारा पीपीटी में लिख करके रख दीजिए, क्या क्या लिखना है, लिखने में जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा। और बच्चों को सिर्फ समझाने पर फोकस करिए, जहां पिक्चर की जरूरत है पिक्चर लगा दीजिए, जहां पिक्चर की जरूरत नहीं है मत लगवाइए, जहां डायग्राम की जरूरत है आसानी से डायग्राम बन भी जाएगा। किसी बच्चे का मन किया नहीं सर पिछला स्लाइड दिखा दीजिए, लो जी 1 सेकंड में पिछला स्लाइड खुल करके आ गया। तो टीचर्स के लिए इसने क्या किया, काम आसान कर दिया। और आप लोगों के लिए क्या आसान किया इसने, कि हम लोग यहां पर जब भी चाहे आपको पीछे का स्लाइड, आगे का स्लाइड, इधर का स्लाइड, उधर का स्लाइड हर तरीके से दिखा सकते हैं, हो जाएगा ना? तो ये फायदे दे गया, इससे दोनों को फायदा हुआ, स्टूडेंट को भी फायदा हुआ, टीचर्स को भी फायदा हुआ। स्टूडेंट जल्दी जल्दी लेक्चर्स कवर कर पाता है ना? जो पढ़ाई 6-6 महीना चलता था वो 3 महीने में खत्म, है ना? यहां तक कि जब मैराथन वगैरह चलता है तो 2 दिन में खत्म, 1 दिन में 8 घंटे में 10 घंटे में लेक्चर्स खत्म, पूरे सब्जेक्ट ही खत्म। हालांकि उसमें बहुत सारे कंटेंट रह जाते हैं, लेकिन आप सोचने और समझने की कोशिश जरा करिए कि बड़े से बड़े काम मशीनों ने क्या किया, हलवा बना दिया, सिंपल कर दिया। तो वही चीज यहां पर तो लिखा है स्पेशल, यहां पर वही लिखा हुआ है कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर टेक्निक बदल जाएगा तो प्रोडक्शन या तो कम या फिर ज्यादा भी हो सकता था। टेक्निक को कांस्टेंट मानते हुए हम प्रोडक्शन करेंगे, हम रिसोर्सेस को फिक्स्ड मानते हुए प्रोडक्शन करेंगे, हम ये मानते हुए प्रोडक्शन करेंगे कि हमें केवल 2 ही वस्तु का उत्पादन करना है। ठीक है, ये सब एजम्पशंस हैं। यहां पर किसी को, किसी भी बच्चे को डाउट है तो जरा सवाल करिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। सर डीपीपी में ऑब्जेक्शन, अब जूते से तुलना मत कर लेना, समझ नहीं आ रहा है, प्रियांशु को अभी भी ज्वाइन किया है, तब तुम्हारी एफिशिएंसी, हम तो वही वाली कहानी है। तो इसलिए यहां पर सारी चीजों को फिक्स माना गया है ताकि आप अपनी ताकत को पहचान सको। यदि आपको भी ऐसे कोई कह देता है, जैसे अभी आप लोग 11th में हो, 12th में हो, ऐसा जो बच्चा होता है ना, उनको जनरली घर वाले यही कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास 5 साल है बेटा तुम्हारे पास 2 साल है, अब सोच लो तुम इसमें क्या करोगे। तो तुम भी पूरी ताकत लगा देते हो कि हाँ दिखा देंगे। अभी एक बच्ची ने लिखा था, सर मेरे क्लास 11th में इतने % आ गया तो मैं सेकंड हो गया, है ना, सेकंड हो गई। तो सेकंड हो गया तो अब तुम्हारे पास एक ताकत है दिखाने के लिए। जो लोग तुम्हें गलत कह रहे थे कि तुम पढ़ नहीं रहे थे तभी तो नंबर कम आया, अब उन लोगों को दिखाने की बारी है कि तुम सच में पढ़ रहे थे, तुम्हारी मिस्टेक्स की वजह से नंबर कम नहीं आए, दिखा दो अगली बार। अगर सच में तुमने गलतियां किया था कि तुमने कम पढ़ा था या फिर कम समझने की कोशिश करी थी, कम रिवीजन किया था, कम प्रैक्टिस किया था, तो तुम्हें तो गलतियां पता ही होगा। अब उन गलतियों पर काम कर लो, इस बार रिजल्ट जबरदस्त आ जाएंगे, हो जाएगा। इसमें
तो फैसला समझते हैं टेबल, वही पूरी इफिशिएंसी को आज की क्लास में समझने वाले हैं पीपीसी के माध्यम से कि कोई भी अपनी ताकत कैसे दिखाता है। आइए समझते हैं, एक इकोनॉमी की ताकत समझते हैं टेबल के माध्यम से। पहले मैं एक आपको जनरल सा टेबल दे देता हूं, फिर डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि आपको यहां पर वस्तु के उत्पादन की बातें किया है, एक्स वस्तु है, ठीक है, एक्स वस्तु मतलब कोई भी वस्तु है, और वाई वस्तु एक दूसरी है। तो फैसला यह लिया गया कि जितने भी देश में संसाधन हैं, जितने भी देश में रिसोर्स हैं, वो केवल और केवल एक ही गुड्स के प्रोडक्शन में लगा दिया जाए, तब क्या होगा। जैसे तुम सोचो कि तुम्हारे पास 8 घंटे समय है, और 8 घंटे में तुम अगर पूरा पूरा जो टाइम लगा दोगे इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ही यहां पर मान लीजिए कि देश में जितने भी रिसोर्स हैं वो सब केवल एक ही काम में लगा दिया गया है। जैसे लॉकडाउन के टाइम की बातें करते हैं, मास्क और सैनिटाइजर दोनों बनाना था देश के अंदर में, तो गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि ठीक है, हम पहले मास्क का प्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है जी, मास्क का प्रोडक्शन गवर्नमेंट ने किया और प्रोडक्शन कर दिया मान लीजिए 21 यूनिट्स, कुछ भी जो भी मन में आए पहले लिख दो आप। तो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है 21 यूनिट्स हो रहा है, वो एक मैक्सिमम प्रोडक्शन है। मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि यहां पर हम दूसरा कोई काम ले ही नहीं रहे हैं उन रिसोर्सेस से। रिसोर्सेस का मतलब यहां पर सिर्फ लेबर समझ लो, एक समय के लिए जल्दी समझ में आएगा। सिर्फ लेबर मान लो कि देश में जितना भी लेबर है, जितना भी लोग हैं, वर्कर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मास्क बनाने में लग गए हैं। वहां पर क्या है? मास्क है, मास्क। ठीक है जी। और ये नहीं, सैनिटाइजर मास्क किसको बोल रहे थे? उल्टा हो गया क्या? एक्स वाई ही रखते हैं, रुको। तो यहां पर 21 यूनिट हमने जो है सिर्फ और सिर्फ किसको कर दिया है? मास्क का प्रोडक्शन कर दिया है। चैट फ्रीज हो गई। हमने पर क्या हो गया है क्या कि मास्क, देखिए, तो 21 यूनिट्स जो है वो हमने मान लिया कि मास्क का प्रोडक्शन हो रहा है, सारे लेबर यहीं पर लगे हुए होंगे, तभी तो इसका इतना काम हो पाया। लेकिन उसी समय क्या हम दूसरा सैनिटाइजर जो उत्पादन करने की बातें कर रहे हैं, क्या इसका प्रोडक्शन कुछ हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका प्रोडक्शन यहां पर क्या हो गया है? जीरो। क्यों हो गया जीरो प्रोडक्शन? क्योंकि यहां पर कोई लेबर लगा ही नहीं, तो काम क्या होगा, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन जब हमने सोचा कि चलो भैया अब सैनिटाइजर भी यहां पर 1 लीटर जो भी होगा वो हम उत्पादन कर लें, लेकिन जैसे ही इधर थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाए तो इधर लोग आ गए होंगे काम करने के लिए, तो ठीक है, 1 इकाई काम तो हो गया। लेकिन दूसरा जो हमारा काम हो रहा था वही तो लेबर इधर आए होंगे काम करने के लिए, तो इधर का प्रोडक्शन बढ़ गया और यहां का प्रोडक्शन क्या होगा? घट जाएगा। प्रोडक्शन घट गया, अब मतलब 20 से हो सकता है कि यहां पर कितना हो गया? 20 से यहां पर कितना हो गया? मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि 19 हो गया। 20 से कितना हो गया? 19 हो गया, ऐसा मान लो। तुम कहोगे सर 21 है, ठीक है, 21 से तुम यहां पर 20 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां पर? जो भी तुम्हारा मन करे। इधर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन घटाओगे तो इधर, सॉरी, इधर कुछ ना कुछ बढ़ाओगे तो इधर कुछ ना कुछ घटाना तो पड़ेगा, है ना? अरे भाई, जैसे मेरे पास 2 खेत है, ये वाला खेत है और ये वाला खेत है, और हमारे पास टोटल 5 लेबर हैं, 1 2 3 4 5 मान लो। अब हम 5 लेबर में से अगर यहां 3 लेबर भेज दिए हैं तो काम यहां पर ज्यादा होगा ना, यहां पर भी काम होगा, लेकिन यहां पर केवल 2 ही लेबर हैं तो यहां पर काम थोड़ा कम हो पाएगा, क्योंकि 2 ही लेबर कितना काम करेगा, और यहां पर 3 लेबर है तो ज्यादा काम होगा। तो ज्यादा काम शुरुआत में कहां हुआ था? देखो यहां पर हुआ था। क्यों हुआ था यहां पर ऐसे? क्योंकि यहां पर हमने जो 2 खेत दिखाया, हो सकता है 2 खेत तो था हमारे पास, लेकिन ये 5 का 5 लेबर सब मिलकर के केवल एक ही खेत में काम कर रहे थे। अब समझ आ रहा है? मान लिया शुरुआत में कि 5 लेबर हमारे पास था, खेत हमारे पास 2-2 है, दोनों जगह काम करवाना था, लेकिन हमने केवल और केवल सारे 5 लेबर को एक ही खेत में भेज दिया काम करने के लिए, तो इसी का केवल काम होगा, इसलिए वाई का केवल काम हुआ है। और उसी समय इस खेत में कोई पहुंचा ही नहीं काम करने के लिए, तो इसका प्रोडक्शन क्या हो गया? जीरो हो गया। अब क्लियर हुआ?
लेकिन हमने फिलहाल सोचा कि काम करते हैं, इधर भी थोड़ा मोड़ा लेबर भेज देते हैं। तो हमने क्या किया, यहां से कुछ लेबर हटा करके, मान लो कि यहां पर 2 लेबर हटा दिया हमने, और वो 2 लेबर को हमने बोल दिया भाई तुम लोग यहां पर 3 ही काम करो और 2 लेबर यहां पर जाकर के काम करो। तो रिसोर्सेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू अदर्स, एजम्पशंस में था। तो हमने लेबर को क्या किया, यहां पर जो 5 लेबर शुरुआत में लगे हुए थे, अब केवल 3 लेबर काम कर रहे हैं, और वो 3 लेबर अब थोड़ा कम ही काम कर पाएंगे, क्योंकि लेबर की संख्या कम कर दिया हमने यहां पर, और वही लेबर्स को हमने हटा करके इधर वाले खेत में लगा दिया काम करने के लिए। तो यहां पर जो शुरुआत में काम नहीं हो रहा था, अब वहां पर काम ज्यादा होने लगेगा, और जहां पहले काम ज्यादा हो रहा था वहां पर अब काम कम होने लगेगा। यही तो यहां पर बता रहे हैं कि एक का हमने प्रोडक्शन दिया है, यहां पर बढ़ा, तो दूसरे का प्रोडक्शन देखो हो गया है कम, कुछ ना कुछ कम होगा। कितना कम करना है इसकी भी गारंटी मत लेना। आगे सीखिए कि जब हम x का प्रोडक्शन फिर से चाहते हैं, चलो एक एक्स्ट्रा और बढ़ा दिया जाए, तो ऐसा जो वो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स ने माना कि जैसे ही हम इसका 1 इकाई फिर से बढ़ाएंगे, तो हमें दूसरा गुड्स जो हमारा उत्पादन हो रहा था उसका मात्रा फिर से कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फिर से कम करना पड़ेगा। कितना कम करेंगे अभी कोई गारंटी नहीं है, बट मान लीजिए कि शुरुआत में अगर 1 इकाई कम किया है, तो अगली बार हो सकता है कि 2 इकाई कम हो जाए, तो 20 से हो सकता है 18 पर आ जाए। अगली बार फिर से डिसीजन लिया गया कि चलिए इसका प्रोडक्शन 1 इकाई और बढ़ा देते हैं, तो दूसरे का प्रोडक्शन फिर से घट गया, और अगली बार घट करके केवल 15 यूनिट रह गया। समझ पा रहे हो सकता है यहां पर कि 4 यूनिट हमने टोटल प्रोडक्शन कर दिया x का, तो y का प्रोडक्शन इस बार कितना होने लगा है, हो सकता है 11 यूनिट होने लगा। ऐसे ही अगली बार फिर से हम प्रोडक्शन बढ़ाए x का, तो y का प्रोडक्शन अगली बार फिर से कम हो गया होगा, क्योंकि यहां पर 4 यूनिट कम हुआ है, अगली बार मान लीजिए 5 यूनिट कम हो जाए, तो 11 में से 5 कम कर दीजिए। अगली बार फिर से हमने सोचा चलो इसका प्रोडक्शन और बढ़ा लिया जाए, तो इसका जो प्रोडक्शन 6 यूनिट हो भी रहा था वो भी बंद हो गया पूरी तरीके से। बोला मालिक गलती हो गया मालिक, अब काम एक्स्ट्रा नहीं हो पाएगा। बोला काहे जी? बोला यहां का जितना भी लेबर था ना, सब भाग भाग के इधर ले गए आप, यहां कोई बचा ही नहीं काम करने के लिए। कहा कोई बात नहीं छोड़ दो अब उसका प्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सारा लोग यहां पर काम करिए। यहां पर काम हो गया 6 इकाई, जब सारे लोग यहां पहुंच गए होंगे तो यहां पर काम होने लगा 6 इकाई। तो यहां पर ये जो 6 है ये मैक्सिमम आउटपुट है एक्स का, मतलब एक्स गुड्स का यहां पर क्या हो गया, अधिकतम उत्पादन हो गया है। लेकिन अधिकतम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल रिसोर्स में इसमें केवल सारे रिसोर्स लगे होंगे, यहां कोई रिसोर्स है ही नहीं, तो इसलिए प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो ये हमारा मैक्सिमम कब कहलाएगा, जब दूसरे का प्रोडक्शन 0 हो और एक का जो होना है वो तो हो ही रहा है। जब एक का 0 प्रोडक्शन है और दूसरे का यहां पर अमाउंट दिखे, तो यही मैक्सिमम है वाई के लिए। ये किसके लिए है? वाई का मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। क्या ये बात में किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है तो पूछेंगे जरूर, चिंता मत करो। बहुत तो प्रोडक्शन 8 घंटा के तो सिर्फ पढ़ा पाऊंगा कि आज, है ना? क्या क्या लिखा भी कवर, इतने बड़े बड़े महारत तुम्हारा समझ नहीं पाए तुम। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम हर पूरे साल में डिस्टर्ब करोगे ऐसे। भाई साहब आज जब मैं क्लास में आया हूं तो तुम्हें क्या लिखा हूं बताइए जरा, क्या लिखा है? टॉपिक्स टू बी कवर्ड आज सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा, अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत, ये सब अगले क्लास में होगा। आज सिर्फ एक ही क्लास चलेगा और उसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस टॉपिक के अलावा तुम्हें कोई एक्स्ट्रा टॉपिक जिक्र नहीं किया जाएगा तो यहां पर फोकस किया करना कि यहां क्या क्या लिखा है। यहां एक ही टॉपिक का नाम लिखा है, यहां पर कहीं अवसर लागत लिखे हैं हमने? नहीं लिखा। कहीं सीमांत अवसर लागत लिखा है? नहीं लिखा। वो अगले क्लास में आएगा। डिपेंड उस पर भी कर रहा हो, तो तुम कुछ और ही पूछ रहे हो, एक्स बनेगा कि कनकेव बनेगा। अब इतनी तेजी से भागोगे कैसे जवाब होगा बताओ मजे कर दिए तुमने क्लास में। आ जाओ आ जाओ, अब मैं नहीं पूछने वाला कि तुम्हें डाउट है या नहीं, तुम खुद ही लिख देना डाउट मैं डाउट लिख रहा हूं तो तुम कुछ और ही पूछ रहे हो। डाउट के अलावा सब कुछ पूछ लिए, डाउट नहीं पूछा। देखो
अब देखो यहां पर वही डेटा सेट हमने किया हुआ है कि x का प्रोडक्शन मान लिया है 0। सर क्यों मान लिया 0? अरे कुछ तो मानोगे, तो थोड़े समय के लिए अपने आप को बेवकूफ बोलो कि हम बेवकूफ हैं, सर जो बोलेंगे वही मानेंगे। मान लो एबीसीडी जैसे आपने मान लिया कि ए ऐसे ही लिखा जाता है है ना, तो वैसे ही मान लो कि यहां पर एक का प्रोडक्शन हम कर ही नहीं रहे हैं, मतलब हमारा पूरा का पूरा ध्यान दूसरी तरफ है। मैं इधर देख रहा हूं तो क्या मैं पीछे देख पाऊंगा? सर नहीं देख पाओगे। ठीक वैसे ही अगर देश के रिसोर्स जो है वो सिर्फ लगा दिए गए हैं इसके प्रोडक्शन में, इसके उत्पादन में लगा दिया गया है सारा रिसोर्स, तभी तो इसका प्रोडक्शन 15 इकाई हो पा रहा है। तो 15 इकाई जो प्रोडक्शन हुआ वो वाई का मैक्सिमम प्रोडक्शन है, क्योंकि 15 के बाद कहीं ज्यादा है? देखो तो वाई में 15 के अलावा कहीं ज्यादा है नहीं, है ना, तो ये वाई का मैक्सिमम प्रोडक्शन है। तो जब कि किसी एक का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तो दूसरे का प्रोडक्शन 0 होता है। ठीक है जी, क्योंकि इसका प्रोडक्शन हम कर ही नहीं रहे, सारा का सारा रिसोर्स हम वाई गुड्स के प्रोडक्शन में लगा दिए थे, इसलिए वाई का प्रोडक्शन 15 इकाई हो रहा है। ये 15 लेबर नहीं है, 15 रिसोर्स नहीं है, ये 15 इकाई उत्पादन हुआ है, इसकी बातें किया है। क्लियर है ना, समझ आया है ना? अब देखो हम यहां पर x का प्रोडक्शन 1 इकाई यदि बढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं है कि यहां पर 1 इकाई ही कम हो, कुछ भी कम हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसकी कितनी मात्रा घटाना चाहोगे, और डिपेंड उस पर भी करता है जो बेचारा असल में काम यहां कर रहा है। अगर यहां का कोई एक आदमी हटा करके तुम इधर लगा दोगे तो क्या आदमी उतना ही काम करेगा जितना इधर काम कर रहा था? अरे हो सकता है वो इधर ज्यादा एक्सपर्ट था, इधर लगा दिया, उसमें ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, तो धीरे धीरे काम करेगा। ये समझ पाए या नहीं? मतलब एक लेबर जो यहां पर ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहा था, उसी आदमी को तुम हटा करके इधर अगर कर दोगे तो वो आदमी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, काम तो कर देगा, उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। किसी हलवाई को एक दिन बोल दो कि भैया हमको डेकोरेशन करवाना है शादी विवाह के लिए, वो आपके यहां तो आ जाएंगे है ना, पैसा तो किसको नहीं कमाना, आ जाएंगे। लेकिन उनको हलवाई यानी कि समोसे बनाने आते हैं, उनको मिठाइयां बनानी आती है, रसगुल्ले बनाने आते हैं, गुलाब जामुन बनाने आते हैं, वो तब खाने पीने की चीज आपको बना करके दे देंगे। लेकिन तुम उनको डेकोरेशन करने के लिए कह रहे हो, क्या उस काम में वो एक्सपर्ट हैं? नहीं है। आएंगे तो जरूर, लेकिन डेकोरेशन जैसे तैसे करके चले जाएंगे। समझ आया? तो वही आदमी जो इधर काम कर रहा था, जबरदस्त काम हो रहा था इधर, उसे कोई इंसान को इधर हटा दिए तो हो सकता है प्रोडक्शन कुछ भी घट जाएगा, है ना। तो यहां पर प्रोडक्शन शुरुआत में 1 इकाई x का हमने बढ़ा दिया, तो y का शुरुआत में सोच लो 1 इकाई घटा भी दिया, यहां बढ़ने के कारण यहां घट गया, है ना। फिर देखो जैसे इसका प्रोडक्शन 1 इकाई बढ़ाए, फिर y का प्रोडक्शन कुछ ना कुछ कम हो गया। अब कहोगे सर यहां तो 2 इकाई कम कर दिया अबर आपने, तो 2 इकाई इसलिए कम हुआ है क्योंकि शुरुआत में यहां से जब इधर ट्रांसफर कर रहे होंगे काम करने के लिए उस आदमी को, तो कौन से आदमी को शुरुआत में लगाए होंगे? जो व्यक्ति इधर भी एक्सपर्ट है और थोड़ा थोड़ा इधर भी एक्सपर्ट है। अगली बार जब मैंने यहां से लेबर हटाकर इधर लगाया होगा तो वो पहला वाला लेबर की तुलना में दूसरा जो लेबर आया ना वो कम एक्सपर्ट होगा, इसीलिए इधर तो 1 इकाई उत्पादन तो बढ़ा दिया उसने, लेकिन जैसे ही यहां अच्छा खासा इंसान काम कर रहा था उसके जाते ही यहां पर 2 इकाई घट गया प्रोडक्शन। मतलब वो आदमी पहले इधर ज्यादा एक्सपर्टीज था उसका, इधर कम एक्सपर्ट है वो, इधर बढ़ा मात्र 1 ही इकाई पाया, जबकि यहां घटा करके चला गया 2 इकाई मतलब उस एक लेबर के भाग जाने से यहां 2 इकाई घट गया। समझ रहे हो? ये बातें क्लियर हुई? अगली बार जब हम यहां पर इंसान को लगा दे रहे हैं, फिर से एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन देखिए इस बार 3 इकाई कम हो गया, 3 इकाई घट गया प्रोडक्शन। क्यों घट गया? यहां वाला जो एक्सपर्टीज आदमी था उसको इधर लगा दिया हमने, तो इधर जैसे आया वो काम करने के लिए इधर का प्रोडक्शन घट गया। कुछ भी घट सकता है। यहां पर अगली बार क्या किया, फिर से प्रोडक्शन 1 इकाई बढ़ाया, तो यहां पर फिर से प्रोडक्शन कुछ ना कुछ घट गया, कुछ ना कुछ। कितनी? आज मत पूछना, परसों पूछना आज मत पूछना, ठीक है, नहीं तो 5 घंटे की क्लास चल जाएगी फिर आपकी। तो यहां पर हमने अब क्या किया है, देखो फिर से प्रोडक्शन बढ़ाए, तो अगली बार हमारा फिर से प्रोडक्शन कुछ ना कुछ 5 से घट करके सीधा 0 हो गया, मतलब 5 इकाई जो भी उत्पादन हो रहा था वो भी खत्म।
तो ओवर आपने क्या समझा, ये समझ में आया कि एक का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है तो दूसरे का प्रोडक्शन लगातार घट रहा है। और अब जो बात कर रहे हो आप लोग अवसर लागत का, सीमांत अवसर लागत का, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इनके बेसिस पर मैं आपको दो बातें और बताना चाहता हूं। शुरुआत में जब प्रोडक्शन एक्स का 0 था तो सारा प्रोडक्शन किसका हो रहा था, वाई का। मतलब किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा था, किसी को त्याग कुछ नहीं करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसलिए एमओसी मतलब है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाम क्या है, एमओसी का मतलब है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। घबराना मत, जब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं बोलता रहूंगा, अगले क्लास में भी बोलता रहूंगा, चिंता मत करिएगा, अभी चलेगा, बहुत लंबा दंगल चलेगा ये। तो इसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी को बोलते हैं एमओसी। और जो एमओसी है इसको हिंदी में बोला जाएगा सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत। और भी बहुत सारे नाम हैं, इसका बताएंगे अगले क्लास में, चिंता मत करिए, इसके ऊपर स्पेशल क्लास आएगा। डायग्राम कन्वेक्स बनेगा कि कनकेव बनेगा कि सीधी रेखा बनेगा, सब बताएंगे, चिंता मत करना। तो शुरुआत में यहां पर किसी का कोई सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है, एक्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे तो वाई का प्रोडक्शन टोटल हो रहा था केवल, तो कोई त्याग वगैरह नहीं करना पड़ा, यहां पर खाली रहेगा शुरुआत में एमओसी। लेकिन जैसे ही हमने एक्स का प्रोडक्शन यहां पर एक इकाई क्या किया, बढ़ा दिया, तो लिखो एक इकाई बढ़ाया है तो समझने के लिए लिख दो +1 कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है, इसलिए समझने के लिए लिख रहे हैं, बाद में हटा देंगे इसको। तो इधर का प्रोडक्शन जो है वो एक इकाई क्या हो गया, घट गया, 15 से आ गया 14 पर, तो लिख दियो घट गया, कितना इकाई, एक इकाई घट गया। तो यहां पर सबसे पहले एमओसी में क्या लिखोगे, पहले लिखोगे कि कितना कम किया गया है। समझने के लिए केवल नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, एमओसी में नेगेटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे एक इकाई घट गया है वाई वस्तु, जबकि एक इकाई बढ़ाया है हमने एक्स वस्तु। तो पहले किसकी मात्रा हमने लिखा, जिसकी मात्रा यहां कम हुआ है, कितना कम हुआ है, एक इकाई। कौन सा वस्तु था, एक इकाई था, वाई वस्तु कम हुआ है, उसकी मात्रा मैंने पहले लिखा। और जिसकी मात्रा बढ़ाया जा रहा है वो कितना बढ़ा है, तो एक इकाई यहां पर एक्स्ट्रा हुआ है, तो वो यहां पर लिखा है एक इकाई एक्स वस्तु का। क्लियर है। फिर से देखिए अगली बार फिर से देखिए, यहां पर एक्स वस्तु एक एक्स्ट्रा किया गया तो लिख दो +1, और यहां पर 12 से आ गए अब 14 पर, तो कितनी इकाई कम हुआ, 2 इकाई कम हुआ। तो पहले यहां पर समझने के लिए लिखोगे 2, माइनस साइन लगाना जरूरी नहीं है। उसके बाद यहां पर बढ़ा कितना है, 1, वो लिख दोगे बाद में लिख दोगे एक इकाई एक्स वस्तु का हुआ है। फिर से ध्यान दीजिए, एक्स का प्रोडक्शन यहां पर एक इकाई बढ़ा तो लिख दो +1, और वाई का प्रोडक्शन 12 से हो गया 9, तो कितनी इकाई कम हुआ है, 3 इकाई। तो यहां पर लिख दो 3 इकाई वाई वस्तु और 1 इकाई एक्स वस्तु। समझ आया। फिर से देखिए, अगली बार 3 से 4 चले गए, मतलब एक एक्स्ट्रा और उत्पादन कर दिया हमने, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यहां पर प्रोडक्शन 9 से हो गया 5, मतलब कितनी इकाई कम हुआ है, 4। तो यहां पर लिख दो इस बार 4 इकाई वाई वस्तु कम हुआ था एक्स वस्तु की 1 इकाई बढ़ाने के लिए। क्लियर है। अगली बार देखिए, 4 से कर दिया हमने 5, मतलब बढ़ाया मैंने कितना, सिर्फ एक एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, इसीलिए नाम इसका पड़ा था मार्जिनल। मार्जिनल टर्म तभी आता है जब यहां पर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन कितना होना चाहिए, केवल 1 यूनिट का। तो 1 एडिशनल यूनिट को ही बोलते हैं मार्जिनल। 1 एडिशनल यूनिट जो यहां पर प्रोडक्शन लिया जा रहा है उसी को बोल रहे हैं मार्जिनल, कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किसी वस्तु का बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया जा रहा है। तो पहले तो त्याग यहां पर किया गया था मात्र 1 इकाई का, अगली बार सेक्रीफाइस हुआ 14 से 12, मतलब 2 इकाई का त्याग हुआ, तो लिख दिए -2 समझने के लिए। अगली बार सेक्रीफाइस हुआ 3 यूनिट का, क्योंकि 12 से 9 पर पहुंच गए तो 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग कर दिया। तो ऐसे ही यहां पर बार बार लिखते चले जा रहे हैं। और लास्ट में देखोगे तो एक्स का प्रोडक्शन 4 से जब 5 किया हमने, तो यहां पर 5 से प्रोडक्शन 0 हो चुका है, मतलब सेक्रीफाइस कितना हुआ,
यहां पर सेक्रीफाइस हो गया, 5 यूनिट कम किए तब जाकर के एक्स गुड्स का 1 यूनिट बढ़ा पाए हैं। तो यहां पर पहले लिखो जो सेक्रीफाइस हुआ 5 यूनिट, और बाद में लिखो एक्स वस्तु का जो 1 यूनिट बढ़ाया था आपने। यही है आपका एमओसी। एमओसी का मीनिंग आपको अगले लेक्चर में डिटेल में समझाएंगे, डिटेल में। तो अभी फिलहाल इसकी ज्यादा चिंता नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी किताबों में उल्टा भी लिख दिया है, तो इसके बारे में भी अपडेट आपको देंगे अगले क्लास में। बहुत सारी किताबों में उल्टा लिख देता है, उल्टा नहीं लिखना है। पहले जो घटाया जा रहा है उसकी मात्रा पहले लिखना है, और जो मात्रा जिसकी मात्रा बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में बाद में लिखना है। समझ आया? यहां पर भी देखिए एमओसी में ऊपर क्या लिखा जा रहा है फॉर्मूला में। एमओसी का फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले लिख रहे हैं डेल्टा वाई और नीचे लिख रहे हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब है कि क्या हमने जो वो सेक्रीफाइस किया है। वाई जो गुड्स है ऊपर में लिखा गया है, क्यों समझने के लिए आप माइनस साइन लगा सकते हैं। माइनस साइन लगा रहे हैं लेकिन ब्रैकेट में रख रहे हैं, इससे समझ में ये आता है कि वाई का मात्रा जो है कम किया जा रहा है। जिसकी मात्रा आप कम कम करते जाओगे उसकी जानकारी ऊपर लिखा जाता है, तो डेल्टा वाई लिखा। इस डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे 15 से आ गए 14 पर, तो कितना का परिवर्तन? 1 का, तो वो 1 आप लिखेंगे डेल्टा वाई के जगह पर। और x कितना बढ़ा, यहां से जब यहां गए तो x कितना बढ़ा? 1 इकाई बढ़ा, तो वो 1 लिख देंगे नीचे। तो जो त्याग था वो पहले ऊपर लिखे हैं, और जो एक्स्ट्रा मिला है x वस्तु का वो नीचे लिखे हुए हैं। तो इसीलिए इसको लिखा जाता है जब, तो ऐसे लिखा जाता है y वस्तु का 1 इकाई था तो लिख दो यहां पर लिख दो 1 इकाई y वस्तु, और नीचे क्या है? 1 इकाई x वस्तु। क्या ये बात समझदारी के साथ समझ आ गया है या नहीं? तो वाई हो में लिखा हुआ है ना, वो तो कोई धर्म ग्रंथ है नहीं। रिटर्न्स, जहां मेहनत करोगे वहीं तुम्हारी सक्सेस होगी। तुम अगर डाल दो तो कहते हैं 12 और 14 कट रहा है डायरेक्ट, तो लिख दीजिए एक्स वस्तु, आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है। आइए जरा डायग्राम पर फोकस करें। आज का क्लास का मेन पर्पस पूरा कर लेते हैं, समाप्ति यहीं पर होगा लास्ट हमारा। आप लोगों ने तो बस मचा ही दिया आज इतने जबरदस्त, जो डाउट पूछना चाहिए वो पूछता ही नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं लास्ट डायग्राम पे आ रहा हूं। डायग्राम पे आ रहे हैं। इधर वाई गुड्स का प्रोडक्शन है तो लिख दीजिए वाई वस्तु। कोई बना पाएगा क्या डायग्राम को? इधर एक्स वस्तु का है तो लिख दीजिए एक्स वस्तु। यहां पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक लेना ले सकते हैं, लेकिन जो गैप 0 से 1 का है वही गैप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सबका गैप सेम टू सेम लेना। और y की तरफ देखो, आप गलती क्या होता है, कई बार आप लोग सीधा पुट करने लगते हो कि 0 के बाद 5 है, 5 के बाद 9, नहीं पुट करना ऐसे। देखिए कि सारी संख्याएं किससे कट रहा है, लगभग सारी संख्याएं 2 से ज्यादा कट रहा है या 3 से। तो 2 से ज्यादातर संख्याएं कट रहा है, या 3 से देख लेते हैं, तो 3 से ज्यादातर कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 12 भी, 9 भी, तो 3 से ज्यादातर संख्याएं कट गई। अगर 2 से कैंसिल करते तो सिर्फ 12 और 14 कट रहा है डायरेक्ट, है ना। तो आइए 3-3 के गैप से रखते हैं। तो यहां पर लिख दिया हमने 3, अगला रख देते हैं 6, फिर यहां पर कर दिया 9, अगली बार 12, फिर यहां पर कर दिया 15, अगला है 18 और फिर कर दिया 21। अब मैच करिए, जिस समय x का प्रोडक्शन 0 है तो y का 15 है। x का प्रोडक्शन यहां पर है, देखो x का प्रोडक्शन 0 तो y का कितना है? 15 है, यहां पर आ गया, ठीक है जी। अब जब x का प्रोडक्शन 1 इकाई है तो y का प्रोडक्शन 14 इकाई है। मैच करिए जरा, x का प्रोडक्शन 1 इकाई तो y का 14, 14 कहां पर होगा? यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 14 यहां पर मिलाओगे, 1 इकाई ये है, 14 ये है, क्लियर। फिर 2 पर कितना मिलाना है? 2 और 12 को मिलाना है। x की तरफ 2 और y की तरफ 12, 12 यहां पर आएगा और 2 यहां पर आएगा, मतलब कि ये पॉइंट्स यहां तक ले ले, 2 पर 12 पर। नेक्स्ट 3 और 9 को मिलाइए, 3 यहां पर है x का और 9, तो 3 और 9 यहां पर आ जाएगा, देखिए 9 3 मिल गया ना। अगला देखो, फिर मिलाना है 4 और 5, 4 और 5, x का है 4, y का 5, 5 कहां होगा? 6 से नीचे ही होगा कहीं ना कहीं, तो 4 और 5 यहां पर मिला लो, ठीक है, सही है। अगला देखिए,
फिर है 5 और 0, मतलब x का प्रोडक्शन 5, x का प्रोडक्शन 5 है, तो y का जो है घटते घटते क्या आ गया, 0 आ गया। समझ गए। अब देखो जरा, ये पूरे सभी पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइंट करोगे तो आपका कनकेव शेप में बन जाएगा, अवतल बन जाएगा ये पूरा पूरा। कैसा बन जाएगा, अवतल बन जाएगा ये डायग्राम आपका। ये कैसा बन गया, अवतल बन गया। यहां पर आप नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, जितना भी नाम है दे दीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। यही है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि कैसा है, बाएं से दाएं। इसका नाम है पुष्पा राज, है ना। किधर जा रहा है, झुकेगा नहीं है, तो झुक तो रहा है बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर झुक रहा है। लेफ्ट टू राइट क्या लिखोगे, लेफ्ट टू किधर गया, राइट की तरफ गया, है ना। और स्लोप क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं यहां पर पूरी समझदारी के साथ बात कर लेना। अच्छा, कोई अगर स्लोप पूछ दे तो बता देना नेगेटिव स्लोप वाला है, क्योंकि क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि यहां पर x का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है देन y का प्रोडक्शन घट रहा है। मेन रीजन इसका यही है, रीजन तो आगे पढ़ाऊंगा ही। अब यहां से कोई रिलेटेड डाउट्स हैं तो मन में डाल दीजिए, यहां पर क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर ये अच्छा लगता है